दी सीए पॉइंट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज, मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज की क्लास में आपका आईसीएआई के सिलेबस के हिसाब से आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 दैट इज बिजनेस साइकिल, आपका चैप्टर नंबर 5 दैट इज बिजनेस साइकिल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले समझते हैं बिजनेस साइकिल। अच्छा, बिजनेस को आप एक बार साइड में रखिए, बात करते हैं आपकी लाइफ की। ठीक है, देखिए जिस तरह से हमारी जो लाइफ है वो हमेशा एक जैसी नहीं चलती, मतलब कुछ अप डाउन्स हमारी लाइफ में चलते हैं। ठीक, तो ठीक वैसे ही आपके बिजनेस के साथ में होता है, यानी कि एकदम स्मूथ लाइफ आपके बिजनेस की कभी भी नहीं होती है, कुछ अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं और उसी को हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। ठीक है, अब और एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो दो वर्ड्स हम काम में लेते हैं। एक है आपका अच्छे दिन, जैसे कि हमारे मोदी जी हमको बोलते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक वैसे ही तो एक होते हैं हमारे अच्छे दिन और एक होते हैं हमारे बुरे दिन। कभी क्या होता है, कुछ हमारे हेल्थ इश्यूज चल रहे होते हैं या स्टडीज प्रॉपर नहीं चल रही होती, तो हम क्या कहते हैं यार टाइम ही खराब चल रहा है, मतलब बेड डेज। ठीक है, और कभी क्या होता है, मतलब टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही है, मतलब रिश्तेदारों से भी बहुत ज़्यादा तारीफें मिल रही हैं या कुछ भी मतलब लाइफ में अच्छा हो रहा है ना, तो हम बोलते हैं कि अभी तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है मेरा। तो जैसे हमारा लाइफ की साइकिल जो है, हमारी लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चल रही, अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, लाइफ का एक साइकिल चल रहा है, वैसे ही होता है आपके बिजनेस के साथ में। कभी बिजनेस का बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है और कभी बिजनेस का थोड़ा सा खराब टाइम चल रहा होता है। तो जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं इसको कि ये क्या है, फेजेस ऑफ बिजनेस है या फिर ये बिजनेस साइकिल चल रहा है। अभी मैंने बोला कि अच्छा टाइम और बुरा टाइम। अब हम तो इंसान है तो हमें समझ आता है कि हमारा अच्छा टाइम होता है और बुरा टाइम होता है, लेकिन बिजनेस का अच्छा टाइम बुरा टाइम क्या होता है, या फिर बात करेंगे हम इस चैप्टर में इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी के लिए अच्छा टाइम क्या होता है, यानी गुड डेज क्या होते हैं और बैड डेज क्या होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, बहुत ही आराम से समझिएगा। देखिए यहां पे मैं लिख रही हूं गुड डेज, थोड़ा सा इजी बना देती हूँ मैं, गुड डेज, और यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आपको बैड डेज। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। गुड डेज को आप बोलते हैं इकोनॉमिक्स में ग्रोथफ्लेशन। क्या बोला जाता है, ग्रोथफ्लेशन। ठीक, और बैड डेज कब होते हैं, जब आपका आप बोल दीजिए या तो रिसेशन होता है, नाम सुना है आपने रिसेशन, या फिर डिप्रेशन यानी मंदी का टाइम जब चल रहा होता है, तो ये बैड डेज होते हैं। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं गुड डेज को। ये पेन है, ये पेन पहले मिलता था 50 रुपीज़ में। ठीक, अभी थोड़ा सा बढ़ गया इसका प्राइस और अभी ये 60 रुपीज़ में मिल रहा है, यानी कि 10 रुपीज़ बढ़ गए आपके। ठीक, अब जो कंपनी पेन बना रही है या मार्कर बना रही है, वो कोई एक पेन या मार्कर तो नहीं बना रही, करोड़ों की तादाद में बन रहा है। मान लीजिए इस कंपनी ने 1 करोड़ मार्कर बनाए, कितने बनाए, 1 करोड़, 1 CR, तो इसको कितना प्रॉफिट हो गया, 10 करोड़ का। अब कंपनी को जब 10 करोड़ का फायदा हुआ, 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या सोचेगी कि यार ये तो बहुत ही बेनिफिशियल मतलब बिजनेस है, चलो बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और एक फैक्ट्री और लगाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री और लगाई। जब एक नई फैक्ट्री लगी तो वहां पे क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। ठीक, प्रोडक्शन हुआ, और अगर प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, लोग चाहिए, और जब आप लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए लेके आए तो आपने क्या किया, लोगों को क्या दिया, रोजगार दिया, यानी कि क्या बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट। क्या बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट। अब हमारे पास में 3-4 चीजें यहां से निकल कर आई। क्या निकल कर आई कि लोगों की अच्छी डिमांड है मार्केट में, तभी तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा रखा है, मैंने बताया था कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई थोड़ी सी कम होती है मार्केट में, मान लीजिए डिमांड बढ़ी हुई है और सप्लाई थोड़ी सी कम है, तो क्या करते हैं, फिर उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। तो प्राइस बढ़ी है मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छी डिमांड है, डिमांड है मतलब कहीं ना कहीं लोगों के पास में अच्छे पैसे हैं, ये हमें पता चल रहा है। ठीक, फिर हमें पता चला कि अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, हमारी बेरोजगारी भी कम हो रही है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है।
तो ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, अच्छा देश में प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छे लोगों के पास में पैसे हैं, अच्छा लोगों का बिजनेस चल रहा है, तो ये जो टाइम होता है इसको इकोनॉमी के लिए गुड डेज बोला जाता है। इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं पीरियड ऑफ गुड ट्रेड्स। ठीक, पीरियड ऑफ गुड ट्रेड्स बोला जाता है। और जब खराब दिन चल रहे होते हैं तब बोला जाता है पीरियड ऑफ बैड ट्रेड्स। अब ट्रेड वगैरह क्या होता है वो मैं अभी आपको समझा दूंगी, अभी के लिए आपको अच्छे और बुरे इतना ही दिन जो होते हैं वो समझना है। चलिए, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब ये वाला देखते हैं हम, बैड डेज वाला, जिसमें थोड़ा सा रिवर्स हमारी सिचुएशन रहेगी। ये पेन जो है पहले मिलता था आपका 60 रुपीज़ में, अभी क्या हुआ, अभी ये 50 रुपीज़ का हो गया, यानी कि 10 रुपये सस्ता हो गया। 10 रुपये सस्ता हुआ तो कंपनी ने क्या सोचा कि यार इतना कोई अच्छा फायदा हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, वो अपनी एक दो जो फैक्ट्री है ना उसको बंद कर देंगे। क्या करेंगे, फैक्ट्रीज को बंद करेंगे। ठीक, फैक्ट्री बंद हुई, और फैक्ट्री अगर बंद होगी तो क्या होगा, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ठीक, तो यहां से हमारे पास में 3-4 चीजें निकल के आई कि डिमांड लोगों की कम है तभी तो रेटें गिर रही हैं, प्राइसेस ड्रॉप हो रही है चीजों की। ठीक है, फैक्ट्रीज भी बंद हो रही है, मतलब प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, यानी कि हमारा जीडीपी कम हो रहा है। ठीक, और उसके साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो ये जो सिचुएशन होती है जहां पर लोग बेरोजगार हैं, जहां पर देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, लोगों के पास में पैसे नहीं है कोई इतनी डिमांड क्रिएट कर सके, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ बैड ट्रेड्स। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी गुड डेज क्या होते हैं बिजनेस के लिए और बैड डेज क्या होते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये गुड डेज और बैड डेज जो होते हैं इनको कंबाइन करके जब हम एक फ्लो चार्ट बना देते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि बिजनेस का अप एंड डाउन चल रहा है, अप एंड डाउन बिजनेस में चल रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है आपका बिजनेस साइकिल। आई होप कि आप लोगों को टर्म बिजनेस साइकिल समझ में आ गई होगी। ठीक है, डेफिनेशन के रट्टे मैंने आपको पहले ही लगाने से मना किया है। मैंने आपको एक ही बात बोली है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होता है हमें कोई मतलब नहीं है कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो जो मैंने बताया है ना अभी आपको, इतना भी आपको पता है तो आप एमसीक्यू एकदम सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस साइकिल। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया डिप्रेशन या रिसेशन वाला, तो देखते हैं कि क्या रियल में भी कभी ऐसा हुआ था कि कोई डिप्रेशन आया होगा या कोई मंदी आई होगी या कोई रिसेशन रहा होगा, क्या इस टाइप का डिप्रेशन वाला बिजनेस साइकिल कभी आया होगा। तो बात करें 1930 की, 1930 में क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया था आपके यूएसए में। ठीक, यूएसए में इतनी ज़्यादा मंदी आ गई थी, मतलब अलग अलग इकोनॉमिस्ट का रीज़न अलग अलग है कि क्यों आई थी। कोई बोलता है कि लिक्विडिटी मार्केट में कम हो गई थी, ठीक है, मनी सप्लाई कम हो गया था, या अदर जो इकोनॉमिस्ट है वो अलग अलग अपने व्यू देते हैं। बट हमें इतना पता होना चाहिए कि 1930 के अंदर यूएसए में रिसेशन आया था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट ऑफ 2000। बबल था कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बर्स्ट हो गया। ये बात है 1997 टू 2001 की। ठीक है, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां जो है वो नई नई कंपनीज खुल रही थी। ठीक है, मतलब लोग अंधाधुंध उसमें पैसे लगा रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार ये वाला बिजनेस जो है ना वो तो फ्यूचर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लोग बिल्कुल आंखें बंद करके पैसे लगा रहे थे। हुआ क्या, 1997 से 2001 में ये बबल बर्स्ट हुआ, लोगों का भ्रम दूर हुआ, बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज थी जो बंद हो गई और जो छोटी मोटी बची थी उनको क्या किया, बड़े प्लेयर्स ने टेक ओवर कर लिया। तो ये एक टाइम रहा। एक आपका रीसेंट एग्जांपल है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008-9, ये आप लोगों को भी पता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, बस इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम इसको। देखिए, मैंने आपको बताया कि फेजेस होते हैं
मतलब बिजनेस साइकिल में क्या होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझा दे रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। ये है आपका टाइम, ठीक। अब ये देखिए, ये इस तरह से स्थिति चल रही है हमारी, इस तरह से, ठीक। ये क्या है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से हमारी इकोनॉमी शुरू हुई और इसका एक्सपेंशन शुरू हो गया। एक्सपेंशन मतलब ये वाला पॉइंट, यानी कि बूम आ रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, बूम आ रहा है, अप स्विंग हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हमारी इकोनॉमी का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ भी हमारी इकोनॉमी का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ भी इकोनॉमी का एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन होती है, ये जो फेज होता है बिजनेस साइकिल का, वैसे देखा जाए तो बिजनेस साइकिल में 4 ही फेज होते हैं। एक होता है आपका एक्सपेंशन, एक होता है पीक, एक होता है कंट्रैक्शन और एक होता है आपका ट्रफ, जिसको डिप्रेशन या रिसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फेज है इसको बोला जाता है एक्सपेंशन, ठीक है। EX से नोट कर रही हूं मैं, एक्सपेंशन। यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका हायर लेवल आ गया, ठीक है। एक्सपांड हुई इकोनॉमी, ये आपके हायर लेवल्स आ गए। तो ये जो सबसे हाई लेवल के पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पीक पॉइंट। क्या बोला जाता है, पीक। ये सारे क्या हैं आपके पीक पॉइंट्स है, ठीक है। इकोनॉमी बूम होते होते पीक लेवल तक पहुंच गई, ठीक है। ये जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इस फेज को हम बोलते हैं, यहां पर लिख दे रही हूं मैं, कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कंट्रैक्शन, ठीक। और ये वाले जो पॉइंट है जहां पर आपकी इकोनॉमी बिल्कुल बॉटम में है, इनको बोला जाता है ट्रफ, बोल दीजिए आप, ठीक। या फिर आप बोल सकते हैं डिप्रेशन, या फिर आप लोग बोल सकते हैं रिसेशन। अब इसमें मतलब क्या फर्क है ट्रफ और रिसेशन। देखिए, ट्रफ यानी बॉटम में अगर ज़्यादा दिन तक हमारी इकोनॉमी रह जाए, ज़्यादा टाइम तक, तो फिर वो हमारी रिसेशन की पोजीशन आ जाती है, यानी रिसेशन की सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं। और रिसेशन भी जब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए टिक जाए तो फिर वो हमारी डिप्रेशन और ग्रेट डिप्रेशन में हमारी इकोनॉमी चली जाती है, ठीक है। तो इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, हमें तो 4 फेजेस पता होने चाहिए कि जब इकोनॉमी बढ़ रही है तो एक्सपांड हो रही है, जब हायर लेवल तक पहुंच गई तो बोलेंगे पीक लेवल पर है, जब वापस इकोनॉमी गिरने लगी तो बोलेंगे कंट्रैक्शन फेज में है, और जब बिल्कुल बॉटम में आ गई तो बोलेंगे कि ट्रफ या फिर डिप्रेशन लेवल चल रहा है। ये 4 आपकी बिजनेस साइकिल के फेजेस होते हैं, जिसको मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंशन, पीक, कंट्रैक्शन और ट्रफ को हम थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना ही माइंड में रखिए। ये देखिए, मैंने आपको जो समझाया वही डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि जब एक्सपेंशन की स्थिति होती है, जब एक्सपेंशन की सिचुएशन होती है, तब क्या क्या चल रहा होता है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा थ्योरी आप लोगों को दिखेगी, इतनी ज़्यादा थ्योरी आप लोगों को नहीं पढ़नी है। मैंने आपको बताया, जो मैं पॉइंट्स आपको बोल रही हूँ वो आपके माइंड में क्लिक हो जाए तो भी आपके MCQ सोल्व हो जाएंगे। तो मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या होता है जब इकोनॉमी का एक्सपेंशन हो रहा होता है, तो सिचुएशन तो मैंने आपको बताई दी कि उस समय क्या एम्प्लॉयमेंट हमारे पास में अच्छा खासा होता है, डिमांड लोगों की अच्छी खासी होती है, हमारी GDP बढ़ रही होती है, नेशनल इनकम बढ़ रही होती है। तो बस वही सब यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि हमारा नेशनल आउटपुट बढ़ रहा है, हमारे पास में, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि लोगों के पास में पैसा है, वो खर्च कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ देखिए कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी फ्रॉम बैंक, यानी बैंक्स भी क्या, क्योंकि इकोनॉमी का एक्सपेंशन हो रहा है ना, बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, तो बैंक्स भी क्या करेंगे, फिर अच्छे खासे लोन्स इंडस्ट्रीज को देंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, बूस्ट हो रही है, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, यानी अच्छी खासी क्रेडिट अवेलेबिलिटी रहती है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी, वो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, यानी कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको भी हम जीत लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में लोगों की जरूरत है, फैक्ट्रीज में लोगों की जरूरत है, तो लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक।
एक यहाँ पे टर्म है आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, मान लीजिए जॉब्स तो सबके पास में है, ठीक है, काम तो सबके पास में है, लेकिन मान लीजिए आपने एक कंपनी को छोड़ा और आपने बी कंपनी को ज्वाइन किया, तो ए कंपनी को छोड़ने और बी कंपनी को ज्वाइन करने के बीच में कम से कम 4-5 दिन, 5-7-10 दिन तो आपको लगे होंगे ना। आपने इंटरव्यू भी दिया होगा, आपका सिलेक्शन भी हुआ होगा या व्हाटएवर जो भी, ठीक। तो ये 5-7-10 दिन आप लोगों के पास में क्या नहीं था? काम नहीं था। तो इसको बोला गया है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बस इतना ही ध्यान रखना है। और एक है आपकी दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री के ओनर ने बोला कि फैक्ट्री जो है वो हमारी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हो रही है। तो शिफ्ट होगी तो क्या होगा? उस समय हमारे पास में काम नहीं होगा। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है कुछ दिनों का बीच बीच में, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बस इस स्लाइड में आपको इतना याद रखना, ज्यादा दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है, यहीं से क्वेश्चन आपका पुट होने वाला है। चलिए, यहां पर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट हैपनिंग इज गुड, हेंस डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज इज आल्सो वेरी हाई। वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि लोग इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है लोगों के पास में, डिमांड क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब देखिए, ये वाली चीज़ थोड़ी सी याद रखने लायक है। पहले तो ये देख लीजिए कि लोगों का स्टैंडर्ड कैसा होता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है। पैसा आ गया, हाई स्टैंडर्ड चल रहा है लिविंग, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखिए आप, the stage of expansion continue till there is a full employment of resources and production is at the maximum possible level using the available productive resources. The growth rate eventually slows down and reaches its peak. बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, पर कभी ना कभी तो ये फेज जाके अपनी रफ्तार कम करेगा, अपनी स्पीड कम करेगा। और जहां पर जाके अपनी स्पीड कम कर देता है, रुक जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है पीक पॉइंट। हायर पॉइंट जो होता है आपकी इकोनॉमी का, उसको बोला जाता है पीक पॉइंट। जहां पर लोगों के पास में अच्छा खासा रोजगार है, देश में अच्छा खासा प्रोडक्शन है, लोगों के पास में अच्छा खासा पैसा है और वो इनकम जनरेट कर रहे हैं और अच्छा खासा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर रहे हैं। बैंक्स भी लोगों को पैसे देने के लिए तैयार है, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन देश की इकोनॉमी परफॉर्म कर रही होती है। और जहां पर जाके ये स्लो हो जाती है, थोड़ी सी ठहर जाती है, उस पॉइंट को बोला जाता है दैट इज पीक पॉइंट, ठीक है। चलिए, पीक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पीक पॉइंट क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल होता है इन द वर्ल्ड। और यहां पर क्या होता है, जो आपका एक्सपेंशन की स्टेज होती है वो तो खत्म हो रही होती है और आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टेज जो है वो शुरू हो रहा होता है। क्योंकि पीक पॉइंट आ गया, बढ़ रही थी इकोनॉमी, अब क्या होगा? धीरे धीरे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, नीचे की तरफ आएगी, यानी कि क्या शुरू होने जा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब है कि भाई पीक पे पहुंच गए तो कॉन्ट्रैक्शन क्यों शुरू हो रहा है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? तो जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो बहुत ज्यादा हम क्या कर रहे थे? रॉ मटेरियल यूज ले रहे थे। तो आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है, वो तो लिमिटेड है, कभी ना कभी तो वो कम होगा, उसकी सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। यानी क्या हुआ कि इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड, इनपुट्स जो है वो डिफिकल्ट हो जाएंगे, उनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, और जिन लोगों की इनकम फिक्स्ड है, फिर वो लोग जो है वो इन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगी? धीरे धीरे डिमांड कम होगी, और डिमांड कम हुई तो क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्शन का फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। देखिए, अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन का फेज जब चल रहा होता है तब इकोनॉमी में क्या हो रहा होता है। देयर इज अ फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम हो रहे होते हैं, क्योंकि डिमांड कम हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी हमारा बढ़ रहा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रहा होता है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ रही होती है और रोजगार कम हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या हो रहा होता है कि डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो रही होती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, ठीक। और क्या चल रहा होता है इकोनॉमी में कि
प्रोड्यूसर्स को रियलाइज होता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया, तो वो अपनी सप्लाई का क्या कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, और जो लेबर होती है उसको काम से निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो ये स्टेज है आपकी कॉन्ट्रैक्शन की। और जब कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज बॉटम पे पहुंच जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन या फिर ट्रफ। ठीक है, इसमें क्या क्या हो रहा होता है, सबसे बेकार सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। यहाँ पर जो हमारी नेशनल इनकम है उसका लेवल बिल्कुल गिर जाता है, हमारी जीडीपी नेगेटिव हो जाती है। ठीक, और क्या होता है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है इनके प्राइसेस अपने लोवेस्ट लेवल पे चले जाते हैं, डिमांड लोगों की बिल्कुल ही कम हो जाती है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, और ऐसी जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं ट्रफ या फिर डिप्रेशन। ठीक, अब एक चीज और है आप लोगों के सामने, दैट इज रिकवरी। रिकवरी क्या होती है, देखिए थोड़ा सा समझाती हूँ मैं आपको रिकवरी को। रिकवरी क्या होती है इसी डायग्राम में समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये आपका डिप्रेशन पॉइंट आ गया। ठीक, और यहाँ पर हो रही है आपकी रिकवरी। यानी यहाँ तक क्या हुई आपकी, जब तक ये दोनों लेवल मीट नहीं कर लिए यहाँ तक आपकी रिकवरी हुई, और यहाँ से ऊपर जब इकोनॉमी जा रही है तब हम बोलेंगे कि एक्सपांशन हो रहा है। ठीक, ठीक वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये आपका बॉटम पॉइंट आ गया। ठीक है, ये आपका डिप्रेशन पॉइंट आ गया। यहाँ से इकोनॉमी ने वापस रिकवरी शुरू करी, तो यहाँ तक तो आपका रिकवरी पॉइंट ही है। अब यहाँ से आगे आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है। ठीक, तो इसको बोला जाता है रिकवरी। थोड़ा सा पढ़ते हैं। रिकवरी में क्या होता है कि पैसिमिज्म कम हो रहा होता है और ऑप्टिमिज्म, यानी कि लोग क्या हो रहे होते हैं, आशावादी हो रहे होते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि लोग कम रेट में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है, जितने रुपए मिल रहे हैं उतने में ही काम करने लग जाओ, क्योंकि बेरोजगारी हो गई। फिर काम करेंगे तो फिर से थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हो जाएगा। काम करेंगे अगर फैक्ट्रीज में तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और धीरे 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 लोगों की बेरोजगारी भी वापस कम होती चली जाएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, और रिकवरी आपकी इकोनॉमी की शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, फेजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं बिजनेस साइकिल के। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस साइकिल चल रहा है, कौन सा फेज, मतलब बिजनेस साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं। ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। तो इन टर्निंग पॉइंट से, मतलब इन इंडिकेटर से हमें पता चलेगा कि कौन सा वाला फेज चल रहा है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, आपका जो पीक पॉइंट होता है ना इकोनॉमी का, और जो डिप्रेशन पॉइंट होता है, इन दोनों को बोला जाता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक्सपांड हुई इकोनॉमी और पीक पॉइंट पे जाके रुकी। अब पीक पॉइंट से क्या हो रहा है, टर्निंग पॉइंट आ गया, इकोनॉमी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है। वैसे ही बॉटम की बात करें डिप्रेशन की, तो उसको भी बोला जाता है टर्निंग पॉइंट, यानी कि आपकी इकोनॉमी वापस रिकवर हो रही है, टर्न हो रही है एक्सपांशन की तरफ। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि टर्निंग पॉइंट कौन से होते हैं, आपकी जो बिजनेस साइकिल है उसमें कौन से ऐसे फेजेस हैं जिनको टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, तो एक तो आपका पीक पॉइंट और एक है आपका ट्रफ पॉइंट। ठीक, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं, कुछ इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि कौन सा फेज आने वाला है, कुछ इंडिकेटर्स हमको ये बताते हैं कि कौन सा फेज चल रहा था, और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि अभी करंट में कौन सा फेज चल रहा है आपके बिजनेस साइकिल का। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एक होता है आपका लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है आपका लैगिंग इंडिकेटर, और एक होता है आपका कोइंसिडेंट इंडिकेटर। तीनों का अलग अलग काम होता है। आपका जो लीडिंग इंडिकेटर है वो बताता है कि कौन सा फेज आने वाला है, यानी कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके बताता है कि इकोनॉमी में या फिर बिजनेस साइकिल में कौन सा फेज आने वाला है, उसको बोला जाता है आपका लीडिंग इंडिकेटर। क्या क्या एग्जांपल्स है इसके, कि चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस, ठीक है, चेंजेस इन मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है, और चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स और प्राइसेस। और क्या बोला गया है यहाँ पे कि न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स, न्यू ऑर्डर फ्रॉम प्लांट एंड इक्विपमेंट्स,
बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लीडिंग इंडिकेटर्स है, इनसे हमें पता चलता है कि कौन सा फेज इकोनॉमी का या बिजनेस साइकिल का कौन सा फेज आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट है आपका लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर बताता है, ये एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को बताता है, हिस्टोरिकल, कि कौन सा फेज चल रहा था, जो फेज चला गया, जो इवेंट हो गया वो कौन सा चल रहा था, उसको बोला जाता है लैगिंग इंडिकेटर। और इसके एग्जांपल है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इंटरेस्ट रेट्स, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये सब हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि कौन सा फेज चल रहा था। ठीक, नेक्स्ट है आपका कोइंसिडेंट इंडिकेटर, और ये आपको बताता है कि कौन सा अभी करंट में कौन सा फेज चल रहा है। जैसे कि ये क्या बताता है आपको, करंट स्टेटस ऑफ बिजनेस साइकिल बताता है। ठीक है, जैसे कि आपका जीडीपी हो गया, आपका इन्फ्लेशन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स, और जो आपके स्टॉक मार्केट की प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं। ठीक है, तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि अभी करंट में, करंट सिचुएशन में कौन सा इकोनॉमी का कौन सा फेज या बिजनेस साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है। ठीक है, अब कुछ बातें करते हैं कि क्या विशेषताएं होती है आपके बिजनेस साइकिल की, यानी कि क्या फीचर्स होते हैं बिजनेस साइकिल के। तो सबसे पहले हम देखें कि द ड्यूरेशन ऑफ दी साइकिल वेरीज। अब ऐसा नहीं है कि 2 साल अगर इकोनॉमी पीक पॉइंट पे रही तो 2 साल फिर कॉन्ट्रैक्शन में रहेगी, फिर 2 साल बॉटम में रहेगी, फिर 2 साल जो है वो एक्सपेंशन में रहेगी। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी 1 साल एक्सपैंड कर रही है, फिर 2 महीने पीक पे रही, फिर 6 महीने कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि द ड्यूरेशन ऑफ दी साइकिल वेरी, सेम नहीं रहता है, नॉट सेम। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि जैसे कि हमने पढ़ा कि बिजनेस साइकिल में कितने मतलब फेजेस होते हैं, आपके 4 फेजेस होते हैं, दैट इज एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक, और बिजनेस साइकिल कहाँ पर होता है, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी में, यानी जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, हमने डिस्कस कर लिया था। शायद आपकी फर्स्ट क्लास जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, अच्छे से समझाया हुआ आप लोगों को। ठीक है, तो जो कैपिटलिस्ट या जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें ही बिजनेस साइकिल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्या रीजन है आपके बिजनेस साइकिल के। तो आपको 2-4 नाम याद रखने, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फ्लैक्चुएशन इन डिमांड, ठीक है, फ्लैक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, बात करें मनी सप्लाई अगर चेंज हो रही है या फिर वेरिएशंस हो रहे हैं आपकी गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसीज में। ठीक, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो मान लीजिए कहीं पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, या फिर आप नेचुरल डिजास्टर की बात करें, ठीक है, कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, ये सब चीज़ें जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, या फिर कोई टेक्नोलॉजी शॉक लग गया, ठीक है, पोस्ट वार जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो इस तरह की जो स्थितियाँ होती है इनको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। 2-4 नाम याद रखने, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब हम बोल रहे हैं कि रेलिवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बिजनेस साइकिल, क्योंकि इट हेल्प्स इन फ्रेम एप्रोप्रिएट पॉलिसीज। ये बिजनेस की पॉलिसीज बनाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जो हमारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड उनको लेने में हमारी हेल्प करता है। ग्रेटली इफेक्ट साइक्लिक बिजनेस। अब साइक्लिक बिजनेस क्या होते हैं, जैसे कि आपका इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो साइक्लिक बिजनेस है। वैसे अगर आप बात करें शादियों का सीजन जब होता है तो क्या होता है, फोटोग्राफर्स की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, जो दुल्हा दुल्हन ट्रेडिशनल वियर करते हैं, जैसे मान लीजिए शेरवानी, कोट पैंट या लहंगा, ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि जो सीजनल बिजनेस होते हैं उनमें आपका बिजनेस साइकिल जो है डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करता है, और एक कब एंट्री करें मार्केट में, कब एग्जिट करें, इनमें भी काफ़ी हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे बिजनेस साइकिल से रिलेटेड जो हम लोगों ने आराम से डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू। बताइए क्या होता है बिजनेस साइकिल। आपकी स्लाइड का पहला क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था बिजनेस साइकिल में कुछ फेजेस होते हैं। ठीक है, कुछ कभी आपकी इकोनॉमी में अच्छे दिन चल रहे होते हैं, कभी आपकी इकोनॉमी में बुरे दिन चल रहे होते हैं, और इन्हीं फेजेस को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं,
बिजनेस साइकिल बोलते हैं। तो द अप्स एंड डाउन्स इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, या फिर फ्लैक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर डिक्लाइनिंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट और डिमिनिशिंग रेट ऑफ सेविंग्स। बताइए क्या हो सकता है, बिजनेस साइकिल क्या होता है? आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, द फ्लैक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपकी इकोनॉमी क्या हो रही है? फ्लैक्चुएट हो रही है। कभी अच्छे दिन चल रहे हैं, कभी बुरे दिन चल रहे हैं, और इसी को हमने क्या बोला है? बिजनेस साइकिल बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि जब इकोनॉमी आपकी डिक्लाइन हो रही है तो उस फेज को हम क्या बोल रहे हैं? उस फेज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3, पेन थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, थिन है काफी, थिक कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, द लोवेस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल इज रेफर्ड। सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। इसी तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस मैंने आईसीआई के मटेरियल में से ही उठाए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हमने इतना अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लिया है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। इतने कम टाइम में हमने इतने अच्छे से इस चैप्टर को कवर कर लिया कि इतने सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। सोचिए कितने रेलेवेंट वीडियोस हैं। लोवेस्ट पॉइंट क्या होता है आपके बिजनेस साइकिल का? तो वो होता है आपका ट्रफ, या फिर आप बोल सकते हैं इसको डिप्रेशन, या बोल सकते हैं आप इसको रिसेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A variable that tends to move later than aggregate economic activity is called। यानी कि कोई इवेंट था, वो हो गया, तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बताने वाला आपका इंडिकेटर कौन है? ये आपसे पूछना जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 इंडिकेटर होते हैं। एक होता है आपका लीडिंग, एक होता है आपका लैगिंग, और एक होता है आपका कोइंसिडेंट। तो जो लैगिंग इंडिकेटर है वो बताता है जो हिस्ट्री में हो चुका है, जो इवेंट्स हो चुके हैं, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द बिजनेस साइकिल, यानी ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है बिजनेस साइकिल में? तो बिजनेस साइकिल आपका लॉन्ग टर्म चलता है, कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं है ये। तो जो चीजें ड्यूरेबल होंगी या जो कैपिटल गुड्स होंगी वो ज्यादा सेंसिटिव होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following does not occur during expansion, यानी जब एक्सपेंशन हो रहा होता है तो क्या चीज नहीं हो रही होती? कंज्यूमर परचेजेस, ऑल टाइप ऑफ गुड्स टेंड टू इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। एम्प्लॉयमेंट और डिमांड भी बढ़ रही होती है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा होता है और अच्छे से, ये सारी चीजें ही एक्सपेंशन के टाइम पे हो रही होती हैं। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ अबव, अच्छा सॉरी नन ऑफ अबव, यानी कि इसने पूछा है कि कौन सी चीज एक्सपेंशन के टाइम पे नहीं हो रही होती। तो ये तीनों ही चीजें एक्सपेंशन के टाइम पे होती हैं, तो हमने ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट किया है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, यानी नन ऑफ अबव ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक्सपेंशन के टाइम में इनमें से नहीं हो रही होती। ठीक है, चलिए, ड्यूरिंग रिसेशन, यानी कि जब मंदी आती है तो एम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी का क्या होता है? रिसेशन है, मंदी है, तो आपको पता है बेरोजगारी बढ़ जाएगी, यानी कि ए या बी इन दोनों में से एक सही होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पता है ना आप लोगों को। और आउटपुट यानी प्रोडक्शन, भाई रिसेशन है, मंदी है, तो उस समय क्या होगा? प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि जब रिसेशन चल रहा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी तो बढ़ जाती है और आपका जो आउटपुट है यानी कि प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, अब आपसे पूछा है बहुत ही इजी क्वेश्चन कि दी 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन होता है, उसके बाद में इकोनॉमी पीक लेवल पे जाती है, उसके बाद में डिक्लाइनिंग यानी कि कंट्रैक्शन फेज शुरू हो जाता है, और जब रिसेशन की पोजीशन आ जाती है तो हम इसको बोलते हैं डिप्रेशन, रिसेशन या फिर ट्रफ। तो सीक्वेंस में देखेंगे, पहला ऑप्शन एक्सपेंशन, पीक, कंट्रैक्शन और ट्रफ, और बाय लक यही वाला ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल रट गया ना, आपको याद हो चुका है अच्छे से, ये वाला चैप्टर पढ़ते पढ़ते याद हो चुका है। अब बोला गया है कि जो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इतना तो आपको पता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि लीडिंग इंडिकेटर जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये हमें फ्यूचर के प्रेडिक्शन के बारे में बताएगा। फ्यूचर से रिलेटेड मतलब फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में अब कौन सा इकोनॉमिक फेज आने वाला है, ये कौन बताता है? आपका लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। देखते हैं, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर यूज्ड टू फोरकास्ट प्रोबेबल शिफ्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, नहीं ये तो नहीं होगा। देखते हैं,
यूज टू फोकास्ट इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशन। आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही है बाय लक, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। यानी कि अब कौन सा फेज आने वाला है, आपकी इकोनॉमी फ्लक्चुएट होकर कौन से फेज में जाने वाली है, यही बताएगा आपका लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग, ध्यान से पढ़ना है, व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग, जब भी बात आती है डिक्लाइनिंग की, आपको समझ आना है कौन सा फेज चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का। चलिए नेक्स्ट, पीक एंड ट्रफ ऑफ द बिजनेस साइकिल आर नॉन। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब इकोनॉमी पीक पे होती है या फिर ट्रफ या फिर रिसेशन या डिप्रेशन में होती है, यानी एक या तो हायर लेवल पे होती है या लोवेस्ट लेवल पे होती है, तो वो वही नहीं रहती। पीक पर है तो कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, बॉटम में है यानी कि ट्रफ में है तो रिकवरी शुरू हो जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, जॉइंटली बोला जाता है टर्निंग पॉइंट। यहाँ से आपकी इकोनॉमी में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से आपकी इकोनॉमी का फेस चेंज होगा, टर्न होगी इकोनॉमी, ठीक, तो इनको बोला जाता है टर्निंग पॉइंट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल। कौन सी विशेषता नहीं है आपकी बिजनेस साइकिल की, देखते हैं। बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बिजनेस साइकिल आर अकर पीरियडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है, पढ़ा चुकी हूँ ये सारी चीजें मैं आपको। बिजनेस साइकिल हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस, ये मुझे गलत लग रहा है कि बिजनेस साइकिल हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक ही जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक ही कारण होते हैं, तो ये आपका नहीं होता, यानी कि दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। और डी में आपके क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस साइकिल जो है वो आपका अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल सही बात है, क्या फेज आने वाला है मतलब एक्यूरेट किसी को थोड़ी ना पता। द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, क्या बात है कि do not have the same length and severity. Expansion phase always last more than 10 years, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। Last many years are difficult to get over the short period, ऐसा भी हमने कहीं नहीं पढ़ा। लेकिन ये हमने पढ़ा है कि जो भी आपका फेज चल रहा होता है इकोनॉमी का, उसकी लेंथ सेम नहीं रहती। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 साल आपका पीक लेवल पे रही है इकोनॉमी तो 2 साल कंट्रैक्शन फेज चलेगा, फिर 2 साल ट्रफ में रहेगी इकोनॉमी, फिर 2 साल रिकवरी चलेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपकी इकोनॉमी 2 महीने के लिए या फिर मान लीजिए 1 साल के लिए पीक पे रही, फिर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्शन चला, तो सेम लेंथ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो द डिफरेंट फेजेस ऑफ नॉट हैव द सेम लेंथ एंड सर्वरिटी, ये बात हमें बिल्कुल सही लग रही है। इसमें आपसे पूछा है कि सही चीज क्या है, यानी बिजनेस साइकिल को कौन डिफाइन कर रहा है ढंग से, तो इसने बोला कि एक्सपेंशन फेज ऑलवेज मोर देन लास्ट 10 ईयर्स, तो ये बात तो गलत है। फिर इसने बोला कि लास्ट मेनी ईयर्स आर डिफिकल्ट टू गेट ओवर इन शॉर्ट पीरियड, तो ये बात भी गलत है। मतलब क्या सही है हमें ये बताना था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही बात बता रहा है कि डू नॉट हैव द सेम लेंथ एंड सर्वरिटी। समझ में आ गई होगी बात, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर, मैंने आपको बताया हुआ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल कोइंसिडेंट इंडिकेटर है, इन्फ्लेशन भी है, रिटेल सेल्स भी है, बट न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेटेड इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो आपको बताना है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। ये वाला क्वेश्चन तो बच्चे को याद हो जाना चाहिए, जिन्होंने मेरी क्लासेस देखी है। पता नहीं कितनी क्लासों में मैंने कितनी बार आप लोगों को हर क्लास में बताया कि फ्री इकोनॉमी क्या होती है। फ्री इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो ज्यादातर प्राइवेट फर्म्स जो हैं उनकी धाक होती है, जहां यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम होता है, कम से कम कंट्रोल होता है आपकी गवर्नमेंट का, और द इकोनॉमी वेयर प्राइवेट फर्म कंट्रोल मेजर एसेट्स, और इसी को बोला जाता है आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर फ्री इकोनॉमी या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक, यानी सरकार का कंट्रोल या सरकार का इंटरफेयर कम से कम है। प्राइवेट फर्म्स वो सब कर सकती हैं जो खुद चाहती हैं, जो चाहे प्रोड्यूस करें, जैसे चाहे बेचें खरीदें, ये इसका मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, बताना है बिजनेस साइकिल के कारण क्या क्या है कि फ्लक्चुएशन है एग्रीगेट डिमांड में, बिल्कुल सही बात है। फ्लक्चुएशन है इन्वेस्टमेंट में, बिल्कुल सही बात है। फ्लक्चुएशन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। In dash phase the overall economic
एक्टिविटीज यानी कि आपका प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोवेस्ट लेवल पे आ जाता है। तो लोवेस्ट लेवल आपको पता है कौन सा होता है, जो आपका ट्रफ पॉइंट होता है, वहाँ पे प्रोडक्शन भी बिल्कुल कम हो जाता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, यानी एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। पीक एंड ट्रफ ऑफ द बिजनेस साइकिल आर नॉन, अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं, टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। द एक्सपेंशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ग्रोथ रेट, व्हाट इज द नेक्स्ट फेज आफ्टर एक्सपेंशन। मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन हो रहा है, पीक आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ट्रफ आएगा, देन रिकवरी, फिर वापस एक्सपेंशन। तो ये पूछ रहा है कि एक्सपेंशन के बाद में कौन सा वाला लेवल आएगा। तो एक्सपेंशन यानी कि इकोनॉमी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, जिस लेवल पे जाके स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे पीक लेवल, हायर लेवल जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैश फेज ऑफ बिजनेस साइकिल मार्क्स द एंड ऑफ पैसिमिज्म, यानी कि निराशावाद खत्म हो जाता है, और बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। 2-3 बार इसी स्लाइड में हम मतलब इसी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब रिकवरी का टाइम होता है तो लोग निराशा को छोड़ के आशा की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि पैसिमिज्म को छोड़ के ऑप्टिमिज्म हो जाते हैं। और वो कौन सा फेज होता है, मैंने बता ही दिया है, रिकवरी का टाइम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, ओके, तो आपका चैप्टर हमने कवर कर लिया है बिजनेस साइकिल, पूरे अच्छे से हमने पहले इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, कुछ जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स थे वो हम लोगों ने एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस किए, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी। तो बने रहिए वीडियोस के साथ, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इतने ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।